नमस्कार दोस्तों, वन वे की स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए सेकंड ईयर की ज्योग्राफी को फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने पेश है। बीए सेकंड ईयर का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने पेश है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बीए सेकंड ईयर की 1 वीक सीरीज का विस्तृत अध्ययन ऑनलाइन किया जाता है। अगर आप भी ऑनलाइन अध्ययन करना चाहते हैं 1 वीक सीरीज का, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी क्लास ऐसे ही रेगुलर लगती रहती है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 51वें सवाल से रहेगी। 1 से लगाकर 50 सवाल हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बांट कर अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास पार्ट थर्ड 51वें सवाल से रहेगी। समाज रचना शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाज रचना शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समाज रचना शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, मानसिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और नगरों एवं गांवों तथा मनुष्यों के कार्यों का अध्ययन समाज रचना शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाज रचना शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। बीए सेकंड ईयर के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि समाज रचना शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समाज, देख लीजिए, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संस्थाएं, नगरों एवं गांवों तथा मनुष्यों के कार्यों का अध्ययन है वो रचना शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल, आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाए? आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल सबसे स्पष्ट है। आर्थिक भूगोल में मनुष्य तथा वातावरण की सुविधाओं के समीकरण की विवेचना की जाती है। दोस्तों, आर्थिक, मनुष्य के पास में आर्थिक दौलत, धन पैसों की बात हो रही है। आर्थिक भूगोल, जिस प्रकार की उसकी अवस्था होगी, जिस प्रकार की कंडीशन होगी, उसके हिसाब से उसके पास आर्थिक वातावरण, उसके घर का वातावरण की सुविधा है, घर पे जो जो भी सुविधा है उसका जो समीकरण होता है, उसकी विवेचना आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य तथा वातावरण की सुविधाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है, मानव भूगोल के सभी सामाजिक विज्ञानों का सामान्य उद्देश्य। मानव भूगोल के सभी सामान्य विज्ञान है, उनका उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल के सभी सामाजिक यानी समाज में होने वाले विज्ञान, उसका उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल के सभी सामाजिक विज्ञानों का सामान्य उद्देश्य समाज स्तर और उसके स्वभाव का अध्ययन करना। हमारे सामाजिक में जो विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य यह है कि सामाजिक स्तर, किस प्रकार का समाज है, उसका स्तर कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है, यही हमारी सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य है। अगला है, राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य बताइए। राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति। राजनीतिक भूगोल क्या होती है? बड़े बड़े राजनेताओं के बारे में आपने सुना होगा, हमेशा सुनते होंगे कि राजनीतिक भूगोल वो भी एक प्रकार की भूगोल है, वो क्षेत्र में आता है। एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत एक राजनीतिक भूगोल निश्चित होती है। तो राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों, अलग अलग राज्यों की राजनीति अलग अलग होती है, आप सभी जानते हैं। तो अलग अलग राज्यों, विभिन्न राज्यों की प्रकृति और उसकी व्यवस्था, उसकी प्रकृति, राजनीति के हिसाब से प्रकृति होगी और उसकी व्यवस्था होगी, और उसके आपसी संबंध पर पड़ने वाले भौगोलिक अवस्थाओं के प्रभावों की खोज वो मानव राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों, अगला सवाल, सांस्कृतिक नियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? सांस्कृतिक नियतिवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सांस्कृतिक नीतिवाद का प्रतिपादन कार्ल सावर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कार्ल सावर के द्वारा किया गया था। सांस्कृतिक नीतिवाद का प्रतिपादन कार्ल सावर के द्वारा, किसके द्वारा? कार्ल सावर के द्वारा किया गया था। अगला, वैज्ञानिक निश्चयवाद क्या है? वैज्ञानिक निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर ने अपने निश्चयवाद को ही वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा। दोस्तों, ये वैज्ञानिक निश्चयवाद है वो किसके द्वारा दिया गया? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। तो इस वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया, और इस ग्रिफिथ टेलर ने जो निश्चयवाद दिया, जो बात बताई, उसे ही वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है। इसके अनुसार प्रकृति का मानव पर न तो नियंत्रण है। इस ग्रिफिथ टेलर ने अपने निश्चयवाद सिद्धांत में क्या बताया कि प्रकृति, वातावरण, इसका मानव पर न तो नियंत्रण है और न ही प्रकृति का विजेता है। मानव है वो प्रकृति का न तो दास है और न ही उसका विजेता है। प्रकृति है वो मानव पर पूरा नियंत्रण नहीं रखती है और न ही मानव प्रकृति पर नियंत्रण रखता है, वरन दोनों ही परस्पर क्रियात्मक संबंध रखते हैं।
ये बात बताई किसने? ग्रिफिथ टेलर ने अपने वैज्ञानिक निश्चयवाद के सिद्धांत में बताई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल है 57वां सवाल आप सभी के सामने कि ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद में मानव भूगोल की तुलना किससे की है? ग्रिफिथ टेलर ने अपना नव निश्चयवाद, अभी हमने सुना कि ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में मानव की तुलना ग्रिफिथ टेलर ने किससे की है उसके बारे में। ग्रिफिथ टेलर ने अपने नव निश्चयवाद में मानव भूगोल की तुलना बड़े शहरों में चौराहों पर खड़े सिपाहियों से की। ग्रिफिथ टेलर ने क्या किससे की है कि नव निश्चयवाद में अपनी मानव की तुलना बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर, सड़कों पर खड़े सिपाही, ट्रैफिक पुलिस होती है, उसकी बात बताई इसने कि चौराहों पर खड़ी सिपाही जो सड़क की वाहनों की गति नियंत्रित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाहनों की गति को नियंत्रित करते हैं, तो इसने भी बताया चौराहे पर खड़े सिपाही जो सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित करते हैं, मंद करते हैं या फिर तीव्र कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। जो हाईवे पर कोई भी वाहन आ रहा है उसकी गति को नियंत्रित कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है कि जाने दो, रुको, उसकी गति को मंद कर सकता है, तीव्र कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। आप इधर जाओ, वो नहीं, उसको जाना वहां पर जाएगा लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसकी तुलना मानव से की है। किसकी तुलना? मानव की तुलना से पैसे की है। किसने की है? ग्रिफिथ टेलर ने अपने नव निश्चयवाद सिद्धांत में। अगला सवाल, उपक्रमवादिता से क्या अभिप्राय? उपक्रमवादिता मानव पर्यावरण संबंध आपसी क्रिया प्रतिक्रिया तथा परिवर्तन पर निर्भर है। उपक्रमविदा से क्या तात्पर्य? उपक्रमविदा क्या है कि पर्यावरण, मानव और पर्यावरण का आपसी संबंध है, वो क्रिया प्रतिक्रिया तथा परिवर्तन पर निर्भर है। किस पर? क्रिया प्रतिक्रिया तथा परिवर्तन पर निर्भर है। मानव की आंतरिक इच्छा या फिर कार्य करने की प्रकृति है, एक निर्धारित भूमिका निभाती है। इसे ही उपक्रमविदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। 59वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि निकट संभावनाओं से क्या आशय? निकट संभावना सबसे स्पष्ट हो रहा है कि निकट संभावना क्या है? फेबरे के अनुसार वातावरण मानव के प्रमुख अनेक निकट संभावनाओं के बारे में फेबरे ने क्या बताया? इस फेबरे ने निकट संभावनाओं के बारे में व्याख्या करते हुए यह बताया कि वातावरण मानव के सम्मुख अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। फेबरे ने निकट संभावनाओं का अर्थ यही बताया इसने कि वातावरण है वो मानव के सामने अनेक प्रकार की संभावनाएं प्रस्तुत करता है, जिसमें से कुछ अत्यंत स्पष्ट होती है। अनेक संभावनाएं वातावरण प्रकट करता है मानव के सामने, जो इसमें से अनेक तो स्पष्ट होती है एवं अधिक सरलता से प्राप्त की जा सकती है। अनेक स्पष्ट होती है, वो अत्यधिक सरलता से प्राप्त की जा सकती है, वे ही निकट संभावनाएं कहलाती है। अत्यधिक प्रकृति मानव के सामने अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है और ये संभावनाएं वो अस्पष्ट होती। कैसी होती दोस्तों? अस्पष्ट। सॉरी दोस्तों, मैंने पहले बोल लिया स्पष्ट भूल से, अस्पष्ट। सॉरी, क्या देख रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बार पुनः दोस्तों, एक बार पुनः। निकट संभावनाओं से क्या तात्पर्य? निकट संभावना फेबरे ने क्या बताया? वातावरण मानव के सामने, मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की संभावना रखता है। निकट संभावनाओं के अंतर्गत फेबरे ने बताया कि मानव के सामने वातावरण है वो प्रकृति, वातावरण है वो मानव के सामने अनेक प्रकार की संभावनाएं प्रस्तुत करता है, जिसमें से कुछ संभावना ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, अत्यंत स्पष्ट होती है एवं अत्यधिक सरलता से प्राप्त की जा सकती है, वे ही निकट संभावनाएं कहलाती है। आप सभी समझ गए होंगे। अगला सवाल लेते हैं। कॉस्मोस पुस्तक के रचयिता कौन है? कॉस्मोस पुस्तक के रचयिता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट कॉस्मोस पुस्तक के रचयिता है। ओके, अगला है निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने दिया? निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चयवाद का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा निश्चयवाद का प्रतिपादन किया गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 62वां सवाल आप सभी के सामने किस प्रकार है कि क्या कह रहा है कि नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक समन्वयवाद किसने? नवनिश्चयवाद सिद्धांत है, उसको व्यवहारिक निश्चयवाद सिद्धांत किसने? नवनिश्चयवाद अभी देखा हमने, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया, अभी देखा हमने। और इस नवनिश्चयवाद सिद्धांत है उसको व्यवहारिक व्यवहारिक संभववाद, संभव स्पष्ट है, संभव, व्यवहारिक संभववाद किसने कहा?
जी टेथर ने व्यवहारिक संभववाद कहा। किसने कहा? नवनीतिवाद को जी टेथर के द्वारा, वैज्ञानिक का नाम है जी टेथर ने व्यवहारिक संभववाद सिद्धांत कहा। अगला सवाल है 63वां सवाल, नियतवादी विचारधारा के समर्थक भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। नियतवादी विचारधाराओं के समर्थक, नियतवादी विचारधाराओं के समर्थक भूगोलवेता है, उसके नाम आप सभी ने सुना भी होगा, उस वैज्ञानिक का नाम। नियतवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? हिपोक्रेटस, आप सभी ने नाम सुना ही होगा, भूगोल के विद्यार्थी। हिपोक्रेटस, कॉल रिटर, हम्बोल्ट, डिमोलेंस, हंटिंगटन और डेविस। हिपोक्रेटस, कॉल रिटर, हम्बोल्ट, डिमोलेंस, हंटिंगटन और डेविस, ये कौन है? नियतिवाद विचारधारा के समर्थक है। अगला सवाल लेते हैं, संभववाद का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा? संभववाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? फेब्रे के द्वारा। अभी हमने पढ़ा संभववाद फेब्रे के द्वारा किया गया। उपयोजन क्या है? उपयोजन पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से अथवा दूसरे पर्यावरण में अपने को उसके अनुसार बदल लेना, उपयोजन या फिर अनुकूलन। ये क्या है? उपयोजन एक अनुकूलन का दूसरा रूप है। आप समझ रहे हो? अनुकूलन का दूसरा रूप है वो उपयोजन है। उपयोजन क्या है कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन। पर्यावरण में परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे कि गर्मी से सर्दी ऋतु आई तो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, अथवा दूसरे पर्यावरण में अपने को उसके अनुसार बदल लेना। यानी गर्मी थी पहले, उसके अनुसार हमारा शरीर था, और बाद में सर्दी आई तो जैसे गर्मी से सर्दी आई तो हम बीमार पड़ गए। क्यों पड़े? क्योंकि हम गर्मी का जो भी वातावरण पकड़ा हुआ था हमारे शरीर ने, वो अचानक चेंज हुआ तो शरीर मैनेजमेंट करने में भूल कर देता है और बीमार पड़ के वापस वो उस सर्दी ऋतु के लायक बन जाता है। और उसके वातावरण यानी इसके क्या बताया, पर्यावरण का अपने को उसके अनुसार बदल लेना, सर्दी के हिसाब से बदल लिया शरीर को, इसे ही उपयोजन या फिर अनुकूलन कहा जाता है। सीधी परिभाषा है। अगला सवाल है 66वां सवाल, स्थल रूप किसे कहते हैं? स्थल रूप किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के ऊपर और भीतर बाह्य और आंतरिक शक्तियों के निरंतर क्रियाशील होने के कारण धरातल पर जो स्वरूप बनते हैं उसे स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप पृष्ठभूमि, भूमि का ऊपरी भाग, पृष्ठभूमि के ऊपर और उसके भीतर बाह्य आंतरिक शक्तियों के निरंतर क्रियाशील, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे होने वाली आंतरिक शक्तियों की निरंतर क्रियाशीलता है, उसे उसमें जो स्वरूप बनते हैं उसे भूस्थल स्वरूप के नाम से जाना जाता है। अगला स्थल रूप। स्थल रूप के प्रकार बताइए। स्थल रूप ऊंचावच ढाल के अनुसार, ऊंचावच ढाल के अनुसार स्थल रूप 3 प्रकार के, ऊंचावच और ढाल। ऊंच और ढाल के अनुसार एक तो ऊंचा होता है, एक ढाल होता है, तो इसके अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत, पठार और मैदान, 3 प्रकार के होते हैं ऊंचावच। कितने? पर्वत, पठार और मैदान। पृथ्वी के धरातल क्षेत्र का 27% पर्वत है, 18% पठार है और 55% है वो मैदान है। अगला सवाल है 67वां सवाल हो गया। अब 68वां सवाल, प्राकृतिक वातावरण की क्रियाएं से क्या आशय? प्राकृतिक वातावरण की क्रिया है उससे क्या आशय है? प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं से आशय ताप विकिरण, ताप चालन, ताप सहवन, अपक्षय, निक्षेपण आदि प्राकृतिक वातावरण की ये सारी क्रिया है। प्राकृतिक वातावरण की क्रिया, ताप का विकिरण, उसका चालन होना, उसका सहवन होना और उसका अवक्षेपण होगा, बाद में उसका निक्षेपण होना, ये सारी की सारी क्रिया है वो प्राकृतिक वातावरण। ओके। अगला है सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का उल्लेख वे कार्य जिसके द्वारा मानव और मानव समूह उसके सामंजस्य स्थापित करते हैं उन्हें सांस्कृतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। सांस्कृतिक प्रतिक्रिया क्या है? वे क्रिया जिसके द्वारा मानव और मानव समूह, मानव एक अकेला मानव और उस मानवों का समूह के सामंजस्य स्थापित करे उसे सांस्कृतिक क्रिया कहते हैं। अब एक मानव का बहुत सारे मानवों के बीच में जाकर रहना उसे ही सांस्कृतिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पोषण, अब बहुत सारे लोग हैं, पहले तो अकेला भोजन करता रहा, बहुत सारे लोगों में भोजन करने के लिए सांस्कृतिक क्रियाओं को अपनानी पड़ेगी, उससे बोलना पड़ेगा, दोस्ती बनानी पड़ेगी, सांस्कृतिक क्रिया करनी पड़ेगी, तो उसे उस सांस्कृतिक क्रिया में पोषण, भोजन प्राप्त करना, समूहीकरण, उसमें रहना, उसमें प्रवास, जो भी है पृथक्करण,
जो भी बड़ा समूह हो गया है उसमें पृथक्करण तो होगा, अब बहुत सारे हैं तो उसमें पृथक्करण होगा, विभाजन होगा। अलग अलग होंगे, दो परिवार बनेंगे तो उसमें पृथक्करण होगा, उस सांस्कृतिक क्रियाओं के अनुसार अनुकूलन होगा, अलग अलग आवास बनेंगे, अनुक्रमण होगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। 70वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या कह रहा है कि गिनी तट को अंग्रेजों की कब्र क्यों कहा जाता है? गिनी तट कोई क्षेत्र है, उसको अंग्रेजों की कब्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? पर्यावरण दशाओं में उष्ण जलवायु के कारण, पर्यावरण की दशा है, पर्यावरण की अवस्था है उसकी, उसमें उष्ण गर्म जलवायु है, उसके कारण अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों में मानव शरीर के गुर्दे, अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग, कौन से भाग? अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग है, किसके? अफ्रीका के, उसके मध्यवर्ती भागों में गर्मी के कारण मानव के गुर्दे, तिल्ली और प्रजनन अंगों की अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यही कारण है कि गिनी तट को अंग्रेजों का कब्र कहा जाता है। गिनी तट का क्षेत्र है वो अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों में आया हुआ है, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और इस गर्मी अधिक पड़ने के कारण मानव के गुर्दे, तिल्ली, प्रजनन अंग, वो अनेक बीमारियां हो जाती है इन अंगों में, और यहाँ इसी कारण इसे अंग्रेजों का कब्र कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। 71वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या कह रहा है कि पर्वतों को काटकर बनाई गई किन्हीं दो सुरंगों, पर्वतों को काटकर बनाई गई किन्हीं दो सुरंगों के नाम लिखने। कौन कौन सी सुरंग है? बनिहाल सुरंग, ये भारत कश्मीर सड़क गुजरती, बनिहाल सुरंग, यहाँ से भारत और कश्मीर की सुरंग। और पर्वतों को काटकर बनाई गई सुरंग कौन कौन सी, उसके बारे में लिखना है। एक है बनिहाल सुरंग और एक है सिंपलन सुरंग। बनिहाल सुरंग, सिंपलन सुरंग। बनिहाल सुरंग से कश्मीर भारत को जोड़ता है, कश्मीर भारत की सड़क बनी हुई है, और सिंपलन सुरंग में एक रेलवे पटरी है। कौन है? आल्प्स पर्वत के आर पार, पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड से इटली जाने वाली रेल मार्ग है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। 72वां सवाल आप सभी के सामने। स्थानांतरण कृषि आप सभी जानते भी होंगे, स्थानांतरण कृषि क्या है? स्थानांतरण कृषि से क्या आशय है, क्या है, समझाइए। सामान्यतः इस प्रकार की खेती उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। स्थानांतरण कृषि है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में ये स्थानांतरण कृषि की जाती है, और विशेष रूप से विषुवतीय वन क्षेत्रों में अधिक की जाती है। यहाँ के निवासी कृषि का ऐसा तरीका काम में लेते हैं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय भागों में रहने वाले लोग कृषि का ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी समय पर नई भूमि की आवश्यकता, ऐसा तरीका अपनाते हैं कि यहाँ पर थोड़े थोड़े समय में भूमि की आवश्यकता होती रहती है और कृषि का क्षेत्र स्थायी होकर अस्थायी सरकता हुआ इस प्रकार की प्राचीन खेती को आप सभी अपने हिसाब से स्थानांतरण कृषि को लिख सकते हैं कि स्थानांतरण कृषि घूम घूम कर कृषि की जाती है, उसे स्थानांतरण कृषि की जाती है। लेकिन इसके हिसाब से ये भाषा क्या बोल रही है, अपने के बना बना कर कुछ भाषा एक बार हमने पढ़ा हुआ है तो हमें एग्जाम बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम में इस प्रकार लिख सकते हैं। अपने हिसाब से तो लिख दिया, वो काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा लिखना है तो इस प्रकार पढ़ ले, एक बार पढ़ा हुआ होगा तो अपने आप विचार आते रहेंगे। तो क्या हो गए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वाला भाग है और विषुवतीय वन क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ के निवासी कृषि के अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों को काम में लेते हैं, जिससे थोड़े थोड़े समय में भूमि की आवश्यकता पड़ जाती है, और भूमि की आवश्यकता पड़ जाती है तो वे स्थायी न होकर अस्थायी, यानी कि पहले दिन यहाँ पर, पहले 4 महीने यहाँ पर की, 4 महीने वहां पर की, इस प्रकार यानी कि घूम घूम कर सरकता हुआ भाग होता है, और इस प्रकार की प्राचीन खेती को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला है एस्किमोज के आवास। एस्किमोज के लोग हैं, इनके आवास किस प्रकार के हैं उसके बारे में। एस्किमोज के लोगों के मकान बनाने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। एस्किमोज के लोग हैं, उसकी मकान बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लकड़ी के अभाव के कारण यहाँ पर एस्किमोज के लोगों के, यहाँ पर यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में ज्यादातर ये लोग रहते हैं। कौन से? एस्किमोज के लोग। और यहाँ पर लकड़ी का अभाव है, और इन लकड़ी के अभाव के कारण यहाँ पर हड्डियों, पत्थर, खाल, बर्फ से बनते घर किससे बनाते हैं? यहाँ पर लकड़ियों की कमी होने के कारण हड्डियों, पत्थर, खाल और बर्फ से यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। इनके बर्फ के मकान इल्लू कहलाते। क्या कहते हैं? इल्लू कहलाते। इन्हें बनाने के लिए सख्त बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए
घरों को बनाने के लिए बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े काट लेते हैं और उसमें गुम्बदाकार घर बना देते हैं। इस प्रकार के गुम्बदाकार में कोई टेक नहीं होती है तथा बर्फ के टुकड़ों का आकार सिर्फ आंख से देख कर काट लिया जाता है। यहाँ पर बर्फ को टुकड़ों का आकार है वो आंखों से देखकर बराबर हिस्सों में काट लिया जाता है। बर्फ के टुकड़े किए जाते हैं, बर्फ के टुकड़े आंखों के हिसाब से माप कर काट लिए, यानी जैसा दिखता है कि बराबर है, ठीक है, देखकर निश्चित कर लिया जाता है। जोड़े की ठंड इस प्रकार के मकानों की मजबूती को बढ़ाने देती है। ठंड के कारण यहाँ पर मकानों की मजबूती बनी रहती है और इनके रहने वाले मकानों का व्यास, घर किस प्रकार का बनाते हैं देख लीजिए। 4 मीटर तो इसका क्या होता है, व्यास होता है। घर के अंदर का भाग, अंदर का जो आंगन है वो कितना होता है, 4 मीटर। और इसकी ऊंचाई, घर कितना ऊंचा होता है, 3 मीटर। और कुछ भाग में मुख्य कमरे के आंतरिक भाग में खाल बांध ली जाती है। घर के आंतरिक भाग में खाल बांध ली जाती, पशुओं की खाल बांध दी जाती। यह खाल रस्सियों से बर्फ की दीवारों में धंसा दी जाती है। खाल तथा बर्फ की दीवारों के मध्य रिक्त स्थान, खाल और दीवारों के मध्य, अब देख लीजिए कि ये दीवार है, बर्फ की दीवार है, ठीक है। इस बर्फ की दीवार और ये खाल है, क्या है, ये खाल है। तो इसके बीच में ये क्या जगह छोड़ दी जाती है, इसके बीच में ये जगह छोड़ दी, बर्फ की दीवार और ये खाल, इसके बीच में ये जगह छोड़ दी जाती है। क्यों छोड़ दी जाती है देख लीजिए, बांधी जाती है, रस्सियों से बांधा जाता है उसके अंदर। और खाल तथा बर्फ की दीवारों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिससे इल्लू यानी उसके घर के अंदर गर्मी से बर्फ की दीवारें पिघल लेना। यहाँ पर खाल होगी और यहाँ पर जगह होगी और यहाँ पर दीवार होगी, तो ये दीवार किसकी, बर्फ की बनी हुई दीवार। तो ये यहाँ पर तो अंदर तो गर्मी रहेगी घर के अंदर, लेकिन बर्फ है वो ठंड के कारण पिघलेगी नहीं। अगला क्या कर रहा है, क्योंकि खाल तथा बर्फ की दीवारें के मध्य ठंडी हवा रहती है, इल्लू की बनी पट्टिका तथा प्लेटफॉर्म की खाल से ढके रहते हैं। यद्यपि इस प्रकार के इल्लू बनाने में काफी समय लगता है, इस प्रकार के इल्लू बर्फ के घरों को बनाने में काफी समय लगता है, फिर भी साधारण इल्लू 1 या 1.5 घंटे में मनुष्य बना लेते हैं। ये साधारण इल्लू है, बर्फ के घर है, वो मनुष्य 1 या 1.5 घंटे में बना देता है। और ये बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एस्किमोज लोग। ये एस्किमोज लोग बर्फ के घरों में रहते हैं और बर्फ के घरों में रहने के कारण यहाँ पर ये खाल और बर्फों का प्रयोग करते हैं, खाल और बर्फों का प्रयोग करते हैं। ये गर्मी ऋतु में ग्रीष्मकालीन डेरे किस प्रकार डालते हैं, यहाँ पर गर्मी ऋतु में रहने के लिए अलग डेरे होते हैं। कौन से होते हैं, गर्मी ऋतु में लोग विशेष प्रकार के डेरे बनाते हैं। ये सील मछली और कैरिबो के खाल के, सील मछली और कैरिबो की खाल से बनाए जाते हैं। अगली क्लास में रहेगी। आज की क्लास बीए सेकंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आप भी बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास थी एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन 1 वीक सीरीज के माध्यम से मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।